राइज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम आरएएस प्रीलिम्स की सीरीज का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है प्राचीन राजस्थान का समाज और संस्कृति। देखिए, राजस्थान का इतिहास सिर्फ किलों और महलों की कहानियों तक ही सिमटा हुआ नहीं है। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। उन प्राचीन सभ्यताओं में जो आज खो चुकी नदियों के किनारे पनपी, उन तकनीकी क्रांतियों में जिन्होंने पत्थर के औजारों को धातु के हथियारों में बदल दिया, और उन सांस्कृतिक संगमों में जिन्होंने इस भूमि को एक बिल्कुल अनूठी पहचान दी। तो आइए हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल से लेकर राजपूत पहचान के उदय तक, और उन सभी जरूरी तथ्यों और पुरातात्विक सबूतों को समझेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम अपने इस पूरे विश्लेषण को 5 प्रमुख हिस्सों में बांटकर चलेंगे। सबसे पहले हम नदी घाटी की सभ्यता को देखेंगे, जहां सरस्वती और दृशद्वती जैसी नदियों का क्या महत्व था और ब्रह्मावर्त की अवधारणा क्या थी, इसे समझेंगे। इसके बाद हम चलेंगे पत्थर से धातु तक के समाज के सफर पर, और पुरा पाषाण से लेकर ताम्रपाषाण युग तक जो भी तकनीकी और सामाजिक बदलाव हुए, उन पर गौर करेंगे। हमारा तीसरा अध्याय होगा साम्राज्य और आस्था के संगम पर, जिसमें मौर्य, शक और कुषाण जैसे बाहरी प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा। चौथा, हम कला और वास्तुकला के शिखर को देखेंगे, खासतौर पर गुर्जर प्रतिहार शैली पर ध्यान देते हुए। और आखिर में 5वां अध्याय राजपूत पहचान के उदय और उनकी उत्पत्ति से जुड़े जो अलग अलग ऐतिहासिक सिद्धांत हैं, उन पर केंद्रित होगा। ये ढांचा हमें राजस्थान के प्राचीन इतिहास को एक व्यवस्थित तरीके से समझने में काफी मदद करेगा। चलिए हमारे पहले अध्याय यानी नदी घाटी की सभ्यता से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता के विकास के लिए पानी उसकी जीवन रेखा की तरह होता है, और प्राचीन राजस्थान के मामले में तो यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ का इतिहास सरस्वती और दृशद्वती जैसी महान नदियों के बहाव से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये वो इलाका था जिसे वैदिक ग्रंथों में एक बहुत ही पवित्र नाम दिया गया है, और यही मानव बस्तियों और संस्कृति का शुरुआती केंद्र बना। तो ये ब्रह्मावर्त आखिर है क्या? जैसा कि यहाँ परिभाषित किया गया है, ब्रह्मावर्त वो पवित्र इलाका था जो सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच में पड़ता था। इसका जिक्र मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में मिलता है, जहाँ इसे देवताओं द्वारा निर्मित भूमि यानी देवनिर्मितम देशम तक कहा गया है। ऋग्वेद में खास तौर पर नदी स्तुति सूक्त में, जो कि मंडल 10 सूक्त 75 में है, सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ नदी। उसे एक विशाल, बहुत तेज बहाव वाली नदी बताया गया है, जो पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक जाती थी। ये भौगोलिक जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी क्षेत्र में शुरुआती वैदिक संस्कृतियों का विकास हुआ, जिससे ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन नदियां आज के नक्शे पर हैं कहाँ? तो देखिए, पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक रिसर्च, खासकर अमलानंद घोष और दूसरे विद्वानों के काम ने प्राचीन सरस्वती की पहचान आज की घग्घर हकरा नदी प्रणाली के रूप में की है। ये अब एक मौसमी नदी है जो आज उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक वैसे ही दृशवती नदी की पहचान आधुनिक चौतंग नदी के रूप में की जाती है। इन नदी घाटियों का महत्व इस बात से पता चलता है कि यहाँ कालीबंगा, सोथी और रंगमहल जैसी 40 से ज़्यादा हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन बस्तियां खोजी गई हैं। कालीबंगा, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, वो तो खास तौर पर उल्लेखनीय है क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं, जो लगभग 2800 ईसा पूर्व के हैं। ये दिखाता है कि यह क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में एक नवाचार का केंद्र था। लेकिन लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास कुछ टेक्टोनिक हलचलों के कारण इन नदियों का बहाव बदल गया, जिससे वे सूख गईं और इन समृद्ध सभ्यताओं का पतन हो गया। अब हम अपने दूसरे अध्याय पर आते हैं, पत्थर से धातु का समाज। यह हिस्सा राजस्थान में इंसान के तकनीकी और सामाजिक विकास की कहानी बताता है। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती मानव समाजों ने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने से लेकर तांबे और कांसे जैसी धातुओं को पिघलाने और उन्हें आकार देने में महारत हासिल की। ये सिर्फ औजारों का विकास नहीं था, बल्कि ये जीवन शैली, सामाजिक बनावट और अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। इस तकनीकी सफर को हम 3 बड़े चरणों में बांट सकते हैं, जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है। सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल। इस दौर में इंसान एक शिकारी संग्राहक था। राजस्थान में इसके सबूत डीडवाना, नागौर, जायल और चंबल बनास नदी घाटियों से मिले हैं।
यहाँ से क्वार्टरजाइट पत्थर से बने भारी औजार जैसे हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर मिले हैं। दूसरा चरण है मध्य पाषाण काल, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का दौर था। इस काल के मुख्य स्थल हैं भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे बसा बागोर और बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत थी माइक्रोलिथ यानी छोटे और ज्यादा बेहतर पत्थर के औजारों का इस्तेमाल। बागोर, जिसकी खुदाई वी.एन. मिश्रा ने की, वो भारत के सबसे बड़े मध्य पाषाण स्थलों में से एक है। यहाँ से न सिर्फ माइक्रोलिथ मिले बल्कि पशुपालन के भी शुरुआती सबूत मिलते हैं। बागोर में मिले कंकालों को पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया गया था और उनके साथ बर्तन और भोजन जैसी चीजें रखी गई थीं, जो ये दिखाता है कि वो शायद मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। और आखिर में आता है ताम्रपाषाण युग, जो धातु के इस्तेमाल की शुरुआत का प्रतीक है। यह कृषि और स्थायी बस्तियों के उदय का समय था, जिसने राजस्थान में कई खास संस्कृतियों को जन्म दी। ताम्रपाषाण युग में राजस्थान में कोई एक नहीं बल्कि कई खास संस्कृतियां एक साथ फल फूल रही थीं। ये तालिका 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृतियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाती है। पहली है हड़प्पा सभ्यता, जिसका मुख्य स्थल था कालीबंगा। जुते हुए खेत और 7 अग्निवेदिकाओं के अलावा यहाँ से सजी हुई ईंटें, भूकंप के सबसे पुराने सबूत और एक बच्चे की खोपड़ी में छेद करके की गई सर्जरी के सबूत भी मिले हैं। दूसरी है आहड़ संस्कृति, जो उदयपुर के पास आहड़ या आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसका पुराना नाम ताम्रवती इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा गलाया जाता था। यहाँ की एक खासियत लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन हैं, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। यहाँ मिले कई मुंह वाले चूल्हे शायद संयुक्त परिवार प्रणाली या सामुदायिक भोज की तरफ इशारा करते हैं। और तीसरी है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, जो सीकर में कांतली नदी के किनारे बसे गणेश्वर में केंद्रित थी। पुरातत्ववेत्ता R.C. अग्रवाल ने इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा है, क्योंकि यहाँ से मिले तांबे के औजार, खासकर तीर के सिरे और मछली पकड़ने के कांटे 99% शुद्ध तांबे के बने हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से तांबा हड़प्पा के शहरों जैसे कालीबंगा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था, जो इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाता था। जैसे जैसे ये समाज विकसित हुए, राजस्थान एक चौराहे जैसा बन गया, जो नए साम्राज्यों और नई आस्थाओं को अपने अंदर समा रहा था। ये वो दौर था जब बाहरी प्रभावों ने इस क्षेत्र पर नई नई मान्यताओं की परतें चढ़ाईं। मौर्य काल में राजस्थान पर पहला बड़ा बाहरी प्रभाव पड़ा और ये प्रभाव था बौद्ध धर्म का। इसका सबसे बड़ा केंद्र था जयपुर के पास बैराट, जिसका पुराना नाम विराटनगर था। यहीं पर बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक का वो प्रसिद्ध भाबरू बैराट शिलालेख खोजा था। ये शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अशोक साफ तौर पर त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था जताता है। ये शिलालेख आजकल कोलकाता के संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा बैराट में एक गोलाकार बौद्ध मंदिर और एक मठ के खंडहर भी मिले हैं। ये गोलाकार बनावट भारत में मंदिर वास्तुकला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है और मौर्यकालीन कला का एक बेहतरीन नमूना है। मौर्य प्रभाव के बाद हम वैदिक और पौराणिक धर्मों का एक जबरदस्त पुनरुत्थान देखते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक सबूत है चित्तौड़गढ़ के पास घुसुंडी से मिला शिलालेख। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह भारत में वैष्णव या भागवत धर्म का सबसे पुराना अभिलेखीय प्रमाण है, क्योंकि इसमें संकर्षण यानी बलराम और वासुदेव यानी कृष्ण की पूजा के लिए एक पत्थर की दीवार बनाने का जिक्र है। इसके साथ ही वैदिक यज्ञ परंपरा के फिर से जिंदा होने के भी सबूत मिलते हैं। भीलवाड़ा के पास नानसा और कोटा के पास बड़वा से यूप स्तंभ मिले हैं। ये स्तंभ वैदिक यज्ञों के आयोजन की याद में लगाए जाते थे। बड़वा के स्तंभों पर मौखरी राजाओं द्वारा त्रिरात्रि यज्ञ करने का जिक्र मिलता है, जो इस क्षेत्र में वैदिक अनुष्ठानों की निरंतरता को दिखाता है। साम्राज्यों के साथ साथ शक, कुषाण और हूण जैसे विदेशी जातीय समूह भी मध्य एशिया से इस इलाके में आए। ये समूह शुरू में तो आक्रमणकारी थे, लेकिन वक्त के साथ वे यहीं बस गए और भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। हमें कुषाण शासकों, खासकर कनिष्क के सिक्के राजस्थान के कई हिस्सों से मिले हैं, जो उनके प्रभाव को दिखाते हैं। इस घुलने मिलने की प्रक्रिया का सबसे अहम उदाहरण है हूण। शक्तिशाली हूणों को बाद में 36 राजपूत कुलों में से एक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस सामाजिक एकीकरण का एक ठोस ऐतिहासिक सबूत है मेवाड़ के गुहिल वंश के राजा अल्लट का हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह। ये विवाह उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा विदेशी योद्धा समूहों को स्थानीय शासक वर्ग में शामिल किया गया, जिसने बाद में राजपूत पहचान के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई।
संस्कृतियों और विश्वासों के इस समृद्ध मेलजोल ने कलात्मक और स्थापत्य रचनात्मकता का एक विस्फोट पैदा कर दिया। ये वो समय था जब आस्था को पत्थर में तराशा गया और एक बिल्कुल अनूठी शैली का जन्म हुआ। संस्कृतियों का ये संगम वास्तुकला में सबसे साफ दिखाई देता है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार शासकों के संरक्षण में मंदिर बनाने की एक खास शैली विकसित हुई, जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इस उद्धरण में देख सकते हैं, इस शैली की कुछ मुख्य पहचान है: गर्भगृह के ऊपर एक शिखर, एक खंभों वाला मंडप और सूखी चिनाई यानी बिना किसी गारे के पत्थरों को जोड़कर निर्माण करना। इसके अलावा इस दौर में पंचायतन शैली भी काफी लोकप्रिय हुई। ये एक मंदिर परिसर का डिजाइन है जिसमें एक मुख्य मंदिर बीच में होता है और 4 छोटे सहायक मंदिर चारों कोनों पर होते हैं, जो कुल मिलाकर 5 मंदिरों का एक समूह बनाते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली के कई शानदार उदाहरण पूरे राजस्थान में देखने को मिलते हैं। चलिए कुछ प्रमुख जगहों पर नजर डालते हैं। ओसियां, जो जोधपुर में है, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ सच्चाई माता मंदिर के साथ साथ हरिहर, सूर्य और महावीर जैन को समर्पित मंदिरों का एक समूह है, जो धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। दौसा में स्थित आभानेरी का हर्षद माता मंदिर प्रतिहार शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है और ये अपनी मशहूर चांद बावड़ी के लिए भी जाना जाता है। माउंट आबू का दिलवाड़ा स्थित विमल वसई मंदिर, जिसे गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था, संगमरमर पर अपनी बारीक और शानदार नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर, जो असल में 8वीं शताब्दी में एक सूर्य मंदिर के रूप में बनाया गया था, जिसे बाद में देवी को समर्पित कर दिया गया। और आखिर में उदयपुर का जगत स्थित अंबिका माता मंदिर, जो अपनी जटिल मूर्तिकला के लिए मशहूर है, जिसके कारण इसे मेवाड़ का खजुराहो की उपाधि दी गई है। पिछली सभी परतें यानी यहाँ का भूगोल, प्रौद्योगिकी, आस्था और कला, ये सब मिलकर एक नई राजनीतिक और सामाजिक पहचान को जन्म दे रही थीं। ये वो आखिरी परत थी जो अगले 1000 साल के लिए इस क्षेत्र को परिभाषित करने वाली थी। 7वीं शताब्दी के बाद अलग अलग योद्धा कुलों ने सत्ता हासिल की और धीरे धीरे राजपूत के रूप में पहचाने जाने लगे। तो ये राजपूत पहचान आखिर है क्या? जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, ये शब्द संस्कृत के राजपुत्र से आया है, जिसका सीधा मतलब है राजा का बेटा। महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे पुराने ग्रंथों में ये शब्द इसी मतलब में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद इसका अर्थ बदलने लगा। 12वीं शताब्दी आते आते ये शब्द किसी भी राजा के बेटे के लिए नहीं, बल्कि एक खास योद्धा वर्ग के लिए इस्तेमाल होने लगा। चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों में 36 राजपूत कुलों की सूची मिलती है। इस तरह राजपुत्र एक वंशानुगत उपाधि से बदलकर एक खास सामाजिक और राजनीतिक पहचान बन गया। राजपूतों की उत्पत्ति का सवाल इतिहासकारों के बीच एक गहरी बहस का विषय रहा है। इस तालिका में 4 मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। चलिए हर एक को विस्तार से देखते हैं। पहला है अग्निकुल सिद्धांत, जिसका सबसे प्रसिद्ध स्रोत चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो है। इसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धा कुलों का जन्म हुआ: प्रतिहार, परमार, चालुक्य यानी सोलंकी और चौहान। दूसरा है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसके मुख्य समर्थक कर्नल जेम्स टॉड और V.A. स्मिथ हैं। उनका मानना है कि शक, कुषाण और हूण जैसे विदेशी आक्रमणकारी भारतीय समाज में घुल मिल गए और क्षत्रिय वर्ग का हिस्सा बन गए। तीसरा है प्राचीन क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत। G.H. ओझा और C.V. वैद्य जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार इसका समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि राजपूत विदेशी नहीं, बल्कि प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के ही सीधे वंशज हैं, जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कुलों से ताल्लुक रखते हैं। और चौथा है ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने सबूतों के आधार पर पेश किया। इसका सबसे मजबूत सबूत है बिजोलिया शिलालेख, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारियों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ राजपूत वंशों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, जिन्होंने बाद में हथियार उठा लिए और ब्रह्म क्षत्रिय कहलाए। यह भी संभव है कि इनमें से कोई एक सिद्धांत पूरी तरह से सही ना हो और राजपूत पहचान इन अलग अलग स्रोतों के एक जटिल मिश्रण का नतीजा हो। इस तरह सरस्वती के सूखे नदी तटों से लेकर राजपूतों के उदय तक हमने ये देखा कि प्राचीन राजस्थान की पहचान किसी एक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि भूगोल, प्रौद्योगिकी, आस्था, कला और सामाजिक बनावट की लगातार जुड़ती परतों के संश्लेषण का परिणाम है। हर युग ने इस पर अपनी छाप छोड़ी, जिससे एक अनूठी और जटिल संस्कृति बनी।
यह हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि यह राजपूत पहचान जो इतने विविध स्वदेशी और विदेशी तत्वों के संगम से बनी थी, उसने मध्यकाल में राजस्थान के इतिहास और भविष्य को अगले 800 वर्षों तक आखिर कैसे आकार दिया। यह हमारे अगले व्याख्यान का विषय हो सकता है। इस टॉपिक के डिटेल नोट्स एस्पिरेंट्स नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।